नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप केस गलत लड़ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस का, और आप जितने भी लोग, मैं किसी को नहीं छोड़ रहा, सबकी बात कर रहा हूं। जब भी ये वीडियो देखेंगे आप सब गलत केस लड़ रहे हैं, गलत ही लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ रहे हैं। क्योंकि आप या तो डीआईआर रिपोर्ट की बात करते रहते हैं, या फिर आप कहते रहते हैं कि मेरी बीवी का घरेलू हिंसा से कोई संबंध नहीं है पर उसने झूठा केस लगा दिया। मगर आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक है। अब इस बात को समझने के लिए मैं पहले आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं कि 2005 लिखा जाता है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। तो 2005 पहले ये कहां था? क्या पहले लोगों ने औरतों पर घरेलू हिंसा नहीं की होगी? क्या इसका कोई प्रमाण मिलता है कि पहले ये किस रूप में था? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले हमारी आजादी से और अब तक जो कानून हमारा चल रहा है वो 498 ए के साथ ही घरेलू हिंसा का केस लगाया जाता था। पर बाद में महिला आयोग ने इसको सेपरेट करवा दिया, क्योंकि 498 ए लगाने की मजबूरी में कई बार महिलाओं के घर टूट जाते थे, जबरदस्ती गिरफ्तारी हो जाती थी सिर्फ मारपिटाई के केस में, दहेज नहीं मांगा जा रहा होता था। तो उस सूरत में कई औरतें जिनकी सिर्फ मारपिटाई हो रही है, दहेज नहीं मांगा जा रहा है, वो औरतें बड़ी दुविधा की स्थिति में फंस जाती थी और उसके चक्कर में उनके घर टूट जाते थे। तो इस वजह से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बना और 498 से सेपरेट हो गया। ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप इस वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 498 बिल्कुल भी अलग नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से। पर अब यहां पर लोग इसको जोड़ मत लीजिएगा, वो एफआईआर बेस्ड केस है, कंप्लेंट बेस्ड केस है, ये एप्लीकेशन बेस्ड आपके ऊपर केस होता है। ये क्वासी क्रिमिनल है, यानी कि नेचर में सिविल रहता है, वो टोटल क्रिमिनल केस है। तो खिचड़ी मत बना लीजिएगा, आपने कहा था एक वीडियो में। मैं आपको समझाने के लिए कुछ और बात बता रहा हूं कि कुछ नियम ऐसे हैं दोनों के कॉमन, जो लगभग एक जैसे ही डील किए जाते हैं। वो क्या है और किस आधार पर आप जल्दी से डोमेस्टिक वायलेंस केस से निकल सकते हैं, यही आज इस वीडियो का विषय है। आपको एजुकेटेड इसलिए करना चाहते हैं हम लोग कि आप लोग गलत चीज को प्रॉपरली गलत कह सकें, और इसीलिए हम लोग कोर्सेज चलाते हैं। ये कोर्सेज क्या होते हैं कि अगर आप अपनी तैयारी खुद करना चाहते हैं, सेल्फ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्री रिकॉर्डेड वर्जन हमारे यहाँ पर हैं, वो क्रैश कोर्स के फॉर्म में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, मैं और मेरी टीम उनके साथ जुड़े और अच्छे तरीके से उनको मदद करे, हर तरह से हमारे एक्सपीरियंस, अनुभव और जितने भी हमारे पास अपना स्टडी मटेरियल है वो उनके साथ जुड़े और उनके केस को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। तो फिर इसके लिए मेन कोर्स बेहतर रहता है, आप मेन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग और कॉन्फिडेंट है, काफी लोग फ्री भी हो चुके हैं अपने केसेस में। तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे डिटेल ले लीजिए और ज्वाइन कीजिए। आप अगर किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं मुझसे, तो इस पे अपॉइंटमेंट बुक कराइए इसी नंबर पे पीछे व्हाट्सएप पे, और फिर उसके बाद आपसे बात होगी दिए हुए टाइम। मुद्दे पे आते हैं। देखिए, मुद्दा यह है कि आप जब डीआईआर के पीछे भागते हैं तो एक तरीके से ये मृग मरीचिका जैसा है, यानी कि अंधा भाग रहे हैं। कई लोग कहते हैं साहब हमारे केस में डीआईआर रिपोर्ट नहीं लगी, लगी है तो आधी अधूरी है, ये है वो है, वो सब फालतू बातें हैं। क्योंकि असल में मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड किया गया है इस मैटर में कि वो अपनी तरफ से संज्ञान लेके भी इस केस को स्टार्ट कर सकते हैं। पर क्या डीआईआर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजरल डिफेक्ट पे जाइए ना, आप जो प्रोसीजर में कमी है उस पर जाइए। प्रोसीजर क्या है? पत्नियां हमेशा अपने पीहर जाके केस लगाती हैं, चाहे वो 498 का हो चाहे डीवी का हो, मगर सारी कथा जो होती है वो ससुराल की होती है। ससुराल जनों को दोषी भी तो बनाना होता है, पीहर में तो कोई ससुराल जन रह नहीं रहा होता है। तो जब इस तरह की चीज हो रही है तो मुझे एक बार के लिए इस डीवी वाले मैटर से हटके ये बात बताइए कि अगर किसी ने कहा आगरा में ताजमहल है, तो आप सुनकर बात तो मान लेंगे और उसको देखने जाएंगे कि वो किसका बना है, क्या है। तो वहां जाकर ही तो आपकी आंखों को पता लगेगा कि हाँ वाकई वो व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, वो खूबसूरत है। इस तरह से फोटोग्राफ्स अगर आपने नहीं देखी हो, तो ऐसे ही किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए उस घटना स्थल पर जाना जरूरी है। इस घटना का महिला ने वर्णन किया है, स्पेशली महिला संबंधित सभी केसेस में मैंडेटरी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं। तो अब उसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करता है, वहीं का लोकल प्रोटेक्शन ऑफिसर जो आपकी पत्नी के पीहर का है, वहीं सारी लीपापोती करके और कहानी जो बनाता है उसी के आधार पर केस चालू हो जाता है। जबकि ये गलत तरीका है। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ने लोकल आपके एरिया के थाने से मिलकर आपको पहले तो सम्मन नहीं कराया, जो कि जनरली इन केसेस में सम्मन नहीं करा के सर
सीधे बाय पोस्ट भेज देते हैं। तो पुलिस स्टेशन से किसी पुलिस वाले को नहीं भेजा जाता सम्मन देने के लिए। तो अगर ये भी गड़बड़ है तो ये देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस केस में इंक्वायरी जो है वो लोकल थाने के थ्रू हेल्ड होगी। सिर्फ वहां पर एप्लीकेशन लेने के बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर आपके एरिया के लोकल थाने के पास आएगा और वो वहां पर आकर पूरी इंक्वायरी हेल्ड कराएगा, इसमें नक्शा बनवाया जाएगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी के बयान लिए जाएंगे। क्योंकि जब मार पिटाई होती है, घरेलू हिंसा होती है, तो बदनाम होता है वो परिवार। जानते हैं अड़ोसी पड़ोसी की होती थी साहब मार पिटाई, हम देखते थे, पत्नी जोर जोर से चिल्लाती थी, चीखती थी, रोज मार पिटाई करते थे, क्योंकि आपकी बीवी मेडिकल भी नहीं लगा रही है। तो फिर कहीं तो प्रमाण इकट्ठे किए जाए। इसीलिए आपको अंधेरे में रखकर एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है और आप सोचते हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई प्रोसीजर ऑफ कोर्ट है, जबकि वो इलीगल तरीके से हो रही होती है। तो अगर इस तरह की कमी आपके केस में है तो पहली बात तो आप सेम केस से फायदा ले सकते हैं सेम कोर्ट के अंदर, और वहां पर बकायदा ये कह सकते हैं कि इस केस को खारिज किया जाए, क्योंकि इसमें या तो प्रॉपर इंक्वायरी हुई नहीं, और अब नहीं हुई है तो या तो उसको हेल्ड कराइए, और बिना इंक्वायरी के अगर आप उस पर केस चला रहे हैं तो आप बाध्य नहीं कर सकते मुझे केस लड़ने के लिए। अब क्या होता है कि इसमें चांसेस हैं कि एप्लीकेशन आपकी एडमिट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, मगर आपकी बात सुनी जाए या मानी जाए ये जरूरी नहीं। अब ऐसा नहीं होता है तो आपके पास एक एविडेंस हो गया कि आपने इस तरह का एक ड्राफ्ट दिया है और इस बात को एक्सपोज किया है कि प्रोसीजरल डिफेक्ट है इस डीबी के केस में। तब आप तुरंत इसे क्वेश्चन पे ले जा सकते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब ने ये गलती करी है, और गलती करने के बाद जब मैंने उनको बताया भी तो उस प्रोसीजर पर उन्होंने ध्यान नहीं देके फिर आगे कंटिन्यू केस स्टार्ट कर दिया है, और क्वेश्चन इसी बात को माना जाता है। हाँ, इसमें कुछ लोग डिस्चार्ज को भी ऑप्शन में लेके चलते हैं, पर हम प्रेफर करते हैं कि जब क्वेश्चन की स्थिति आ जाए तो ज्यादा बेटर है कि चले जाएं, क्योंकि डिस्चार्ज के लिए भी आप लोअर कोर्ट में फंसे रहेंगे और लोअर कोर्ट हमेशा इन्हीं सब दंड में फंसा रहता है। तो ज्यादा बेटर है कि आप इसको तुरंत हाई कोर्ट ले जाएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाते जाते जरूर बताइएगा कि थोड़ा बहुत डरना कम हुआ। थैंक यू।